कोई एक क्वेश्चन था, खुद से पूछना था कि जैसे हम क्या होता है कि कोई गलती कर दी हमने, तो उसके फल उसकी सज़ा हमें इसी जन्म में मिलेगी या हमें नेक्स्ट जन्म में भी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि ये पिछले जन्म में शायद किया होगा तो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, तो इस जन्म में कोई गलती करी वो अगले में जाएगी या इसी में भुगतनी पड़ेगी? अब ये डिपेंड करता है। अब जैसे अब ये नहीं पता कि ये जो आप भुगत रहे हो, चाहे वो सेपरेशन है, चाहे वो पेन है, चाहे वो फिजिकल एलिमेंट है या मेंटल डिस्टर्बेंस है, ये आपके संचित कर्मों के रिएक्शंस हैं या ये आपके प्रारब्ध के हैं। तो ये एक दुविधा है, एक आपको नहीं पता कि आप क्या महसूस, मतलब ये कब का रिजल्ट अब आ रहा है। तो इसीलिए हम जो क्रियामान कर्म है, यानी अभी प्रेजेंट लाइफ में, पिछला हमें नहीं पता, कोई भी नहीं बता सकता आपको, फ्यूचर भी हम ऐसा वो नहीं कर सकते कि प्रेडिक्टेबल, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि ये होगा ही होगा 100%, नहीं, कोई नहीं, वो तो विधाता को ही पता है। तो प्रेजेंट अगर आप जो एक क्रियामान कर्म और अगम कर्म जो कि आपके थॉट्स और एक इमोशंस हैं या आपकी डिसीजिवनेस है, वो अगर आप अपनी क्रियामान कर्म अभी ये समझ के कि भाई यू नेवर नो कब कौन सी चीज़ें आप अभी आ जाएं, आप मैनिफेस्ट हो जाएं, तो आपको यही एक इंसान को यही समझ आता है कि अब तो मैं ठीक कर लूँ अपने कर्म, ताकि मुझे आगे, क्योंकि जीवन तो होगा, चाहे वो जीवन के एंड में या पुनर्जन्म में, झेलनी तो सोल को है ना। जब इंसान ये समझ जाएगा कि ये जर्नी मेरी सोल की है और अगले जन्म में भी मैं ये सोचूंगा कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, तो फिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो क्या पता पास्ट लाइफ में कुछ किया हो या उससे पास्ट लाइफ में कुछ किया हो। तो अभी जो है प्रेजेंट को ठीक कर लेना, यानी क्रियामान कर्म को अगर हम ठीक कर लेते हैं, गुड बैड डू डोंट्स वाली कैटेगरी हम अगर समझ जाएंगे, तो हमारा जीवन है बेसिकली मतलब पास्ट फ्यूचर सब छोड़ के सब प्रेजेंट में आप अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो। अब जैसे अब अच्छे कर्म से है कि जैसे अब आजकल क्या है कि लोग क्या करते हैं कि मेरे को पंडित ने बोला है इसलिए हम जाके गाय को खाना खिलाएंगे, चारा देंगे, अपने वेट उतना वेट जितना खिलाएंगे, है ना, उसी समय जाते हैं। वैसे डेली बेसिस पे कोई गाय की रोटी नहीं निकालता, और भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज समय से करते थे, और आजकल वो सब नहीं करते हैं। तो मतलब अगर वो समय पे हम ले आए, कभी भी हम डेली बेसिस पे करें, तो उससे हमारे जीवन में कितना ज़्यादा फर्क आ जाएगा। देखिए, हमारे पूर्वज, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एक प्रणाली चलती आ रही थी। और हमारे पूर्वज, जैसे हमें लगता है 4000-5000 साल पहले आदि मानव थे या प्रिमिटिव थे, नहीं, वो बहुत एडवांस थे। अब जैसे मैंने बताया, वो तो एस्ट्रोनॉमर्स थे। वो तो देख के उन्होंने ऑब्जर्व कर के इतनी रिसर्च करी है, इतना। आज सिर्फ भारतवर्ष, जिसे हम जम्बू द्वीप, हमारे पूर्वज जम्बू द्वीप कहते थे, इसी में भारतवर्ष की ही इतना रिच कल्चर है हमारा, इतना रिच हमारे पास टेक्स्ट हैं, इतनी वो हमारे, चलो हमारी जनरेशन को मिली नहीं है, और तो हम ऐसे ही सोच लेते हैं। लेकिन वो इतना आर्यभट्ट देखो जिसने जीरो दिया, ज्योतिष विज्ञान हमारे ही देश में हमारे ही पूर्वजों ने किया होगा, तो वो इतने एडवांस थे। आप ये देखो, जैसे हम रामायण की ही बात करें तो जो संवाद है, जब शिव धनुष तोड़ा था श्री राम ने, तो परशुराम का था वो शिव धनुष, वो हिमालयस पे साधना कर रहे थे, तो वो वहाँ थे, वहाँ कैसे, मतलब मन की गति से, रामायण में ये मेंशन किया गया है कि परशुराम जी मन की गति से वहाँ पहुँच गए थे, और उनकी और लक्ष्मण की पूरा वो पुराण, वो काव्य संग्रह है, उसकी लक्ष्मण की और उनकी बातें हुई थी, वार्तालाप हुई थी। तो वो मन की गति से कैसे पहुँचे? नहीं, वो इतने एडवांस उनके पास टेक्नोलॉजी थी, इतना वो टेलीपैथी करके या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके वो वहाँ लाए थे। तो इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा हाईटेक थे, हमारी आज की टेक्नोलॉजी तो कुछ भी नहीं। तो अगर उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, इतने एडवांस होके भी कुछ नियम बनाए हैं, तो हर
आजकल हर चीज़ पे वो क्वेश्चन करते हैं, ये मिथ है, ये मिथ है। नहीं, हाँ। कुछ भी मिथ नहीं है, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। कामधेनु गाय, हाँ। कामधेनु पहले ही हमारे पौराणिक कथाओं में कामधेनु गाय का जिक्र आता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो रत्न निकले थे, उन रत्नों में से एक कामधेनु गाय थी। और कामधेनु गाय की उस वक्त हमारे पूर्वज इतना इम्पोर्टेंस मानते थे कि उनको वो सिर्फ एक वहीं, अगर हमारे घर में गाय है भी तो भी हम प्रॉस्पेरस हैं, क्योंकि आप गाय की देखो ना, मेडिकल यूजेज देखो, गाय का घी, घृत कहते हैं उसे, घृत यानी अमृत होता है। तो ये हमारे पूर्वजों को पता था कि गाय का घी, गाय का दूध बच्चे के लिए, एक सेहत के लिए, एक वैसे ओवरऑल उसके लिए गाय के गोबर से बने हुए उपले, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है और वो हमारे एनवायरनमेंट को और इकोसिस्टम को बैलेंस कर रही है गाय के उपला। तो वो उन्होंने ना दर्जा एक की 33 कोटि देवी देवता गाय में विराजमान होते, उन्होंने ये दर्जा दिया कि ये इतनी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है गाय, क्योंकि इतने ज़्यादा हमें बेनिफिट हो रहे थे गाय से, तो वो उन्होंने वो दर्जा दिया। और उसको हर घर में गाय होती थी उस वक्त, उस अपना भोजन करने से पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये प्रणाली चलती आ रही थी, हम पहले गाय की रोटी निकाल के गाय को खाना देते हैं, चारा देते हैं, वो डेली रूटीन में था, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा था। लेकिन ये मॉडर्न वर्ल्ड या जैसे जैसे को प्रोग्रेस होती चली कि गाय ऐसी आवारा पशु की तरह घूम रही है, बीमारियाँ हो जाती हैं गाय, क्योंकि हमने वो छोड़ दिया, वो प्रणाली आगे आई नहीं हमारे। तो ये इसलिए कि हमारे पूर्वजों को उसकी वैल्यू पता थी, हमें वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमने गाय की रोटी देनी छोड़ दी। सिर्फ पंडित जी ने कहा है तो हम रोटी दें, नहीं, डेली बेस पे अगर हम गाय को, क्योंकि एक सम्मान, हम माँ लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, हम उन्हें भोग लगा रहे हैं, प्लस हम गाय को जब रोटी दे रहे होते हैं या छोटे बच्चे के हाथ से रोटी खिलाओ तो जो उसका सलाइवा है गाय का, वो हमारे टच हो रहा है, या जैसे भी वो हमारे स्किन के लिए उसकी जो सांस है जो वो ऑक्सीजन छोड़ रही है, वो भी हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है। तो मेडिकल यूज़ हमारे पूर्वजों ने समझे थे, जो कि हम आज नहीं समझते। तो मेरा ये मानना है कि बजाय कि पंडित जी ने कहा है तो हम गाय की रोटी दें, तो हम चारा दें, अगर हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर का, आपके ऑफिस का या आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली हम माँ लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, और हम 33 कोटि देवी देवताओं को एक प्रणाम करें। पहले तो मैं सबको बता दूं, अगर आपको नहीं पता परशुराम जी कौन है, वो विष्णु जी के एक अवतार है। जी, विष्णु जी के अवतार हैं, और उन 8 व्यक्तियों में से हैं, उन 8 हस्तियों में से हैं जो अजर अमर हैं। और परशुराम जी ही कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे, इसीलिए वो, जी बिल्कुल, जो अब लास्ट अवतार आएंगे हमारे कलयुग में, वो इसीलिए अजर अमर है कि वो उनको दीक्षा देंगे कल्कि अवतार को, और इस विश्व का उत्थान करेंगे। अच्छा, मतलब बेसिक उनके गुरु बनेंगे, उनके गुरु बनेंगे परशुराम। और जैसे आजकल क्या है कि हमें अगर स्टार्टिंग, जैसे क्या होता है कि एक सर्टेन एज के बाद ना हम इसको समझ आती हैं चीज़ें। लगा लो अगर आप 25 साल के हो गए, आपका कॉलेज वगैरह सब हो गया, फिर आप सोचते हो मैंने क्या करना है। नॉर्मली यहाँ पे ऐसी है, सब ऐसी है, एक 25 साल के बाद सोचते हैं कि अब मैंने क्या करना है ना। या तो बचपन में घर वालों ने बोल दिया अच्छे मार्क्स आए तो आप मेडिकल लोगे, नहीं तो आप नॉन मेड लोगे, अगर अच्छे मार्क्स आए तो ठीक है, नहीं तो आप देखो, नहीं तो आप कहीं जॉब करोगे। तो अगर हमारे बच्चों पहले से पेरेंट्स बचपन से एक कुंडली हमारी दिखा लें अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, और उन्हें रास्ता पता हो कुंडली देखे कि इसका इस तरफ एनर्जी लगाना फायदेमय है ना, क्योंकि आप कहीं एनर्जी लगा रहे हो वो चीज़ आपको मिल नहीं रही, फिर आप इसको कोसते हो उसको कोसते हो, है ना, जब आपके लिखा ही नहीं है, तो वो आपके हिसाब से एक बचपन से ही कुंडली दिखा देनी चाहिए। यहाँ
मैं दोबारा से वैदिक काल का मेंशन करूँगी कि वैदिक काल में ये एक प्रचलन था कि हायरार्की वाइज ज्योतिष का आगे, जैसे पहले ओरली होता था तो वो जो पेरेंट्स हैं उनको ज्योतिष का ज्ञान था, वो अपने बच्चों को देते थे और फिर वो अपने बच्चों को ज्ञान देते थे। और उस वक्त ऐसा था कि हर किसी भी कार्य के लिए कहीं निकल रहे हैं तो पांचांग देख के निकलते थे। कोई कार्य करना है तो मुहूर्त देख के करते थे। और गुरुकुल में रह रहे बच्चे, उनको भी ज्योतिष का इतना ज्ञान था कि वो अपने हमें आज क्या कार्य करना है, क्योंकि पांचांग में आपके 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। तो वो दशा दिशा देख के कि आज ऐसा क्या नक्षत्र है कि जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसका कोई पर्टिकुलर नक्षत्र है, और कोई डिमोलिश करना है, डिमोलिश काम करना है, उसका भी एक पर्टिकुलर नक्षत्र है। तो वो हर चीज़ उस नक्षत्र और ग्रहों की दिशा दशा देख के ही करते थे और वो कार्य सिद्ध होता था। आजकल हमें पता ही नहीं। तो मैं ये कहूँगी कि एक तो थोड़ा एक बेसिक नॉलेज हमें अपने स्कूल्स में, जैसे और इंग्लिश कराना और कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज कराते हैं स्कूल्स में, हमें बच्चों को एक बेसिक नॉलेज ज्योतिष की भी देनी चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी है। ये एक लॉ ऑफ कर्मा और साइंस ऑफ लाइट है। तो ये एक बेसिक नॉलेज, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा, बट एक बेसिक जैसे पांचांग और ये मेन कंपोजिशंस पता होनी चाहिए बच्चों। दूसरा, पेरेंट्स को भी, जैसे थोड़ा बच्चे पेरेंट्स बनेंगे कल को जाके, तो उन्हें भी देख के पता चल जाए, क्योंकि प्रोफेशन आप एक 25 साल 26 साल की उम्र में जाके आपको पता लग रहा है कि हम तो गलत डायरेक्शन पे जा रहे थे, आपकी आधी ज़िंदगी खराब है। तो हम पहले ही हमें जैसे ये पता लग जाता है कि मंगल की क्या एनर्जी है, क्या हमें बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसका मंगल अच्छा है, क्योंकि उसका शनि और मरकरी अच्छा है, या वो उसका तीसरा भाव एक्टिवेट है, तीसरा भाव क्या स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपका पराक्रम है। तो वो एक एट अ ग्लांस, अगर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी हमें समझ आ जाएगा। बच्चे का मून शुक्र है तो उसको मेडिकल साइंसेज में कि किस तरह से वो बैठे हैं या क्या डिग्रीज हैं, क्या हम मेडिकल साइंसेज में जाना चाहिए या हम अकाउंट्स में जाएं। तो ये एक मोटा एक समझ आ जाता है। थोड़ा मतलब बचपन से ही जान अगर गए तो उसी तरह से बच्चा भी खुद में एनर्जी लगानी है। हम गलत डायरेक्शन में एनर्जी ना लगा के हमें समझ में आ जाएगा कि एफर्ट तो देखो सबको करना है, नियम सबको बनाना है, अपना एक लाइफस्टाइल भी बनाना है, लेकिन वो अगर हम सही डायरेक्शन में एनर्जी लगाएं तो कार्य सिद्ध होगा। सही बात है। अब हम बीच लाइफ में जाके हमें पता लगे हमारा तो है ही नहीं। तो अब जैसे पेरेंट्स को क्या होता है कि भाई वो कंफ्यूज हैं, तो आते हैं, मेरे पास भी कई पेरेंट्स आते हैं, लेकिन 12 साल तक जो एक वो बनती आई है प्रणाली है, तो उसके हिसाब से 12 साल तक जो बच्चा है वो अपने माता पिता के कर्मों का लेखा जोखा कर रहा होता है। तो उसकी अपनी कोई डेस्टिनी नहीं। तो हम 12 साल के बाद देखते हैं कि अब उसके अपने कार्य, अपने कर्म जो है वो फ्रक्टिफाई होने शुरू हुए, तो तब हम उसकी देख के और हम उसको डायरेक्शन बता सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आप बेटर होगा कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करके उसको सही जगह पे कंजर्व करो और सही जगह पे एफर्ट लगाओ। तो अगर पेरेंट्स को ही या हमारे सिस्टम ऐसा हो जाए कि थोड़ा थोड़ा ज्योतिष का सबको जैसे कि हमारे चलता आ रहा था वो हो, तो हमें किसी पंडित या वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। ये आपने ऐसे काफ़ी अच्छी बात बताई है जी। अगर हमारा मतलब बचपन से ही हमें सिखाया जाए, हमें खुद ही देखने को आता हो अपने आप ही, तो मतलब हमें पता है कि हर चीज़ क्या करनी है। जैसे आजकल आप देखो घर उल्टे सीधे बने हुए हैं, है ना, आपको मतलब पता ही होगा कि कई लोगों को दिक्कत इस वजह से आती है कि दूसरे घर से शिफ्ट इस घर में आए तो उनका ये चीज़ें चलेगी क्या कुछ भी हुआ तो ऐसा
क्योंकि वास्तु दोष भी होता है हाँ और वास्तु भी एक साइंस है हाँ कि किस तरह से आपको अपनी, क्योंकि हर एनर्जी का हाँ। एक जगह, एक स्थान है। अगर मान लो कि आप आग्नेय कोण में आपने बाथरूम बना लिया हाँ। तो एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा तो हर कोण का एक अलग अपना स्थान है हाँ। कि यहाँ अग्नि होनी चाहिए, यहाँ पानी होनी चाहिए, यहाँ ड्रेनेज होना अच्छा। चाहिए। पहले प्रॉपर एक आर्किटेक्ट के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से आर्किटेक्ट किया जाता था। हाँ। अब वैसे ही बना रहे हैं अब बस डिजाइन देखा, डिजाइन ये देखा, सुंदर डिजाइन ऐसा कर बना बिल्कुल। दो। तो ये दोष होते हैं, वास्तु दोष भी होता है। प्लस आपकी कोई एनर्जी, आपकी वजह से कोई एनर्जी है जो वहाँ विराजमान है, हाँ। लेकिन वो छिड़ गई वो एनर्जी, हाँ। तो वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ले लेती है। हाँ। तो एक एक चीज़, जैसे आपने कहा, वास्तु का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, बेसिक हाँ। ज्ञान। हमें अपनी प्लैनेट्स, नक्षत्रों का भी, कि हमें एनर्जी चैनलाइज कहाँ करनी है, हाँ। वो अगर ज्ञान हो तो फिर तो हमें ऐसे कोई, कई बार मतलब ये मुझे कहना पड़ेगा, मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे सो कॉल्ड पंडित या ज्योतिष थोड़ा सा मिसगाइड भी करते हैं। सही बात। तो अगर आपको पता है, जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसे ज्योतिष पढ़ लेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये वैसे अच्छा है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बेसिक्स तो आपको पता हो कि खुद को देख के समझ आ जाए, समझ आ जाए कि मेरे चंद्रमा की डायरेक्शन में सारे मेरे को उस हिसाब से करनी चाहिए चीज़ें। डेफिनेटली, हाँ। बिल्कुल। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, अगर कोई बड़े लेवल का इंसान देखे तो ये अप्लाई कर सकता है। और जैसे हम हमारा क्या होता है कि हमारे साथ कभी कई दोस्त होते हैं, है ना, वो हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन से वो है, हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब हमारे साथ के लोगों का भी एनर्जीज और कर्म हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। जैसे उसके कुछ बुरे कर्म है वो हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें। देखिए, वो उनके बुरे कर्म आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। वो बुरे कर्म है चाहे अच्छे कर्म है, वो खुद ही भोगेगा, खुद ही फ्रेक्टिफाई होंगे और उनको झेलना भी खुद है। लेकिन यहाँ मैं एनर्जी की बात करूँ, कि ये एनर्जीज होती हैं, एक ऑरा होता है हर एक व्यक्ति के। अब आपको, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, तो मेरा एक ऑरा है या मेरी फिजिकल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन सिर्फ एक यही नहीं है, हमारे 5 कोश होते हैं। हर एक व्यक्ति के या जीव के भी एक फिजिकल बॉडी है, आउटर बॉडी, एक मेंटल बॉडी है, एक आपकी इंटेलेक्चुअल बॉडी है, और एक आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है जिसे हम ब्लिस कहते हैं। तो ब्लिस बॉडी, तो वो हर एक शीट 5 कोश यानी शीट है, इस तरह के 5 लेयर्स हैं जो इंटरनली है, बिल्कुल इंटरनल। वो आपकी ब्लिस बॉडी है। वो क्या है, वो आपकी एक कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन है आपका कॉस्मोस के साथ। आप ब्लिसफुल फील करते हो। तो अब जो आप कह रहे हो कि दोस्त हैं आपके, या आपके कोई रिश्तेदार हैं, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आने से या तो आपको बहुत लॉस होगा या बहुत फ़ायदा होगा। तो होता क्या है कि वो आपकी एनर्जी में पेनिट्रेट करते हैं। उनका जो ऑरा है या उनकी एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरह से आपकी किसी शीट को टच कर रही है। वो आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, वो आपकी एनर्जी को पेनिट्रेट करते हुए या तो आपकी इंटेलेक्ट बॉडी या आपकी ब्लिस बॉडी या आपकी एक मेंटल बॉडी को के साथ अलाइन हो गई, तो वो आपकी एनर्जी उस तरह से बिहेव करने लग जाती है। तो वो कहीं ना कहीं, जैसे देखो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैं कहूँगी यहाँ पे, ये एक मैनिफेस्टेशन भी होती है। आप हमेशा उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जैसे कि आप खुद हो। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो आपकी तरफ आपके दोस्त बने या कुछ, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी धीरे धीरे आपको भी आपके साथ अलाइन होती है, और धीरे धीरे आपकी जो मेंटल बॉडी और ब्लिस बॉडी है, वो जैसे कि आनंदमय कोश कहूँगी मैं ब्लिस बॉडी को, और मेंटल बॉडी जो है आपकी, वो
विजनन कोश है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है तो आपकी फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को इफेक्ट करती है। जी बेसिकली हम उन्हीं लोगों को ज़्यादातर अपने तरफ प्रभाव मतलब खींचते हैं जिससे जो जैसे हमारे जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे जैसे कि अब आप रेडियो, जैसे पहले रेडियो ऑन किया आपने, कोई फ्रीक्वेंसी 92.7 या 98.3 जो भी फ्रीक्वेंसी, म्यूजिक वहीं आएगा जब वो फ्रीक्वेंसी मैच हो। तो वो वेवलेंथ है, ये हमारे आसपास एनर्जीज ही हैं। आपकी एनर्जी किस वेवलेंथ पे है और हो सकता है वो सामने वाले की एनर्जी भी उसी वेवलेंथ पे, तो वो क्लिक होगी, वो मैच होगी, वो फिर आपका एक रिलेशन बन जाता है, एक आप दोस्त बन जाते हो या आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो। तो ये एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की ही बात है। वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। वो आपके ऑरा पे है कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, आप पेनिट्रेट होने दे रहे हो या आपने वहीं स्टॉप कर दिया, या फिर आपकी एनर्जी उसको इफेक्ट कर रही है, या आपकी एनर्जी उसको इफेक्ट कर रही है। ये सब एनर्जीज का ही खेल है। जैसे कहते हैं ना, एनर्जीज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रक्टेड। एनर्जी हमारे आसपास ही, हम उसको खत्म तो कर नहीं सकते, वही प्रिवेल कर रही है हमारे चारों तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे होता है कि हम क्या होता है कि कभी कभार किसी के साथ हम बैठ के बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार इसके साथ और देर बैठना है ना। और कई लोगों के साथ हमें इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है कि यार बैठा नहीं जाता। या जैसे कभी किसी को देख के ऐसे गुस्सा सा आता है, चिढ़ समझते क्या सा व्यक्ति है, जैसे क्यों कोई बात भी नहीं, कोई राग चल रहा है तो हमें उसको देख के या तो बहुत अच्छा लगेगा या एकदम से हम इरिटेट हो जाएंगे। तो यहाँ ये केमिकल रिएक्शन, यहाँ मैं कहूँगी कि जैसे मैंने अभी 5 शीट्स बताए, आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, ब्लिस बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी और आपकी आनंद कोश। तो क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारे ब्रेन में एक मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स, वो जैसे कोई सामने वाला बंदा अगर सैड है तो कहीं ना कहीं अगर हमारी वेवलेंथ मैच कर गई तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए। अगर वो सैड है तो हमें भी सैड फील होगा, अगर वो खुश है तो हमें भी खुशी फील होगी, क्योंकि वो मिरर कर देते हैं। वो जो भी इमोशंस हैं या जो भी उसकी फीलिंग्स हैं सामने वाले की, वही मिरर इमेज हमारे अंदर आ गई। तो एक तो ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से ये ब्रेन में जो केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं या कनेक्ट हुई है हमारी एनर्जी, वो या कोई ना कोई हमारा कुछ पास्ट लाइफ, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए हो, कुछ ना कुछ भाव का हमारा कनेक्शन होगा कि हमें उसको देख के ऐसा भाव आएगा, चाहे वो कुछ मिली सेकंड्स के लिए हो, लेकिन ऐसा होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में लोग आते हैं, बहुत अच्छा फील करते हो, लेकिन वो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाते, वो जल्दी ही आपसे दूर हो जाते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो मरते दम तक आपके साथ है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, हमारी ट्विन सोल के हो जिसे वो होता है, लेकिन जिनके साथ हमारी नहीं बनी वो अलग हो गए। इसका मतलब हमारा उतना ही लेना देना था उनके साथ, जैसे ही वो हमारा डिजॉल्व हुआ कर्मा या प्रारब्ध उनके साथ, वैसे ही वो लोग दूर चले गए, क्योंकि हमारा उतना ही लेना देना। तो कुछ ना कुछ लेना देना होता ही है हमारा सबकॉन्शियसली, या जो हमारे सोल के संस्कार ऐसे रहे हों कि हमारा किसी के साथ थोड़ी देर का वास्ता है, किसी के साथ ज़्यादा देर का वास्ता है, किसी अनजान को देख के हमें अच्छा लग रहा है, किसी अनजान को देख के हम इरिटेट हो रहे हैं। तो ये 2 तरह की थ्योरीज है, केमिकली भी और संचित। जैसे कई लोग होते हैं जो मतलब हम ऐसे सोचते हैं उनके बारे में अच्छा बुरा, बड़ा फिर भी हमारे साथ चलते रहते हैं। वैसे ये बैठा है मेरा दोस्त जो कैमरा के पीछे है। हाँ, और जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ा खुश महसूस करते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही उदास हो जाते हैं, मतलब इतना ऐसे डाउन सा फील होता है, उदास सा फील होता है बहुत ज़्यादा। उसका मतलब क्या रीज़न है, मतलब एकदम से ऐसा क्यों है? देखिए, ये हम जो है, हम सोल्स हैं, और हम कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हम परमात्मा, हम आत्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड,
जो कॉस्मोस है, एक जो भी कॉस्मोस डिवाइन एग्जिस्टेंस है, हम कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए, हम माइन्यूटली, बहुत माइन्यूटली जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसा आपकी ट्विन सोल ऐसा महसूस एनकाउंटर कर रही है, कोई दुख तकलीफ, या कहीं ना कहीं स्पेस में, कॉस्मोस में ऐसी कोई घटना हो रही है जिससे आपकी सोल पे, आपके सबकॉन्शियस पे असर हो रहा है और आप उदास हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ट्विन सोल। क्योंकि देखो, हर एक सोल, आप हो, आपके जैसे 7 लोग होंगे पूरे विश्व में, बिल्कुल आपके जैसे, आप उसको ट्विन सोल कह सकते हैं कि वो एक आप ही की सोल का एक भाग है, एक पार्ट है। तो अगर वो, अब हमें ये देखो, नॉन टेंजिबल चीज़ें हैं, हम महसूस कर सकते हैं इसे, हम देख नहीं सकते, लेकिन एनर्जीज और सोल के जो संस्कार हैं वो तो जुड़े होते हैं। तो मतलब वो जो 7 सोल है वो सेम दिखती है, वो सेम दिखते हैं, मतलब इंसान भी सेम दिखते हैं, इंसान भी, आप रूप, रंग, हाइट, ये सब आपके, आप मतलब 7 लोग बिल्कुल ऐसे, जैसे हम कहेंगे कि क्लोनिंग, एक तरह की क्लोनिंग ही है। उम्र कम ज़्यादा हो सकती है और आवाज़ चेंज हो सकती है, लेकिन सोच वगैरह सब सेम है, क्योंकि वो आपकी सोल का पार्ट, अंश है कहीं ना कहीं। बस वो क्लोनिंग के, मान लो जगह अलग हो सकती है, देश काल पात्र अलग होगा, लेकिन जो सोल का कनेक्शन है वो सेम होगा। तो मतलब अगर कोई वो सोल उदास फील करता है तो आपको भी उदासी महसूस होगी। अच्छा। या वो खुश है, या कॉस्मोस में कोई ऐसी अच्छी चीज़ हुई है जिससे आपकी सोल खुश है। तो सोल देखो कनेक्टेड है, सोल एनर्जी आपकी एक एक चीज़ से, कॉस्मोस की एक एक चीज़ से कनेक्टेड है। और हम ह्यूमन साइंस, ये साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाएंगे कि वो चीज़ें हमें कैसे इफ़ेक्ट करेंगी। एक एक चीज़ आपको ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी, सबकॉन्शियस। ये जब हम मेडिटेशंस में जाते हैं, ये जब हम साइलेंस में जाते हैं, और तब हमें चीज़ें महसूस होनी शुरू होती हैं, तब हमें समझ आता है कि हम कनेक्टेड हैं। हाँ, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछना था। जैसे आजकल लोग बड़ा यूट्यूब पे देख रहा हूँ, सारी जगह चक्रास वगैरह की बात कर रहे हैं। पता नहीं 6 चक्रास होते हैं, 7। तो बेसिकली ये 7 चक्रास, तो ये बेसिकली चक्रास मतलब है क्या चीज़, हमारी बॉडी में होते हैं, कैसे बता दें, तो वो कैसे इफेक्ट करते हैं क्या? चक्रास, अगर हम संस्कृत के हिसाब से हम बात करें, चक्रास यानी डिस्क या चक्र कह लो, व्हील, है ना। तो हमारी बॉडी है, जो स्थूल शरीर है हमारा, उसके अंदर 7 ऐसे पॉइंट्स हैं या सॉकेट्स मान लो, 7 ऐसे सॉकेट्स हैं जो कि बंडल ऑफ एनर्जीज है। एनर्जीज जो है वो स्पिन कर रही है। अच्छा। क्योंकि चक्र क्या है, चक्र कुछ भी चीज़ जो कि घूम रही है ना। तो बेसिक मतलब ये हो गया कि ऐसी एनर्जीज के पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स आर देयर विच आर रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली स्पिनिंग। ठीक है, वो एक अगर हम मोटा अगर हम बात करें तो 7 चक्र होते हैं। जो सबसे बेस हमारा होता है रूट चक्र, मूलाधार चक्र कहते हैं इसे। तो हर जो चक्र है वो किसी ना किसी इमोशन और फीलिंग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बाहर से देखने में तो आपको लग रहा है कि मैं नॉर्मल हूँ, एकदम बहुत अच्छी हेल्दी, लेकिन अब पता नहीं कि मुझे क्या मेंटल इलनेस है या क्या ऐसी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे बेस रूट चक्र होता है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए माना जाता है कि अगर आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र बैलेंस है या ओपन है तो आप सिक्योर फील कर रहे हो और आप स्टेबिलिटी। लेकिन अगर आपका मूलाधार चक्र बंद है या माल फंक्शनिंग कर ठीक से प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो आप इनसिक्योर, आप कंफ्यूज, आप ऐसे मतलब आप बातें बताना, आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो बहुत गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे करते करते रूट चक्र है, फिर हमारा सेक्रल चक्र है यानी कि स्वादिष्टान चक्र, जो कि हमारे
क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए, एक सेल्फ एस्टीम के लिए वो है, वो गड़बड़ है तो हम कुछ चीज़ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हमारी सेल्फ एस्टीम बिगड़ जाएगी, वो बेली बटन के नीचे। फिर हमारा आता है मणिपुरी चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्र, वो अगर गड़बड़ है या वो ओपन नहीं है तो हमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी। तो ये ऐसे ऐसे करके हर चक्र का, जैसे हार्ट चक्र है, हम इसको अनाहता चक्र कहते हैं। अगर ये लव और कंपैशन के लिए है कि ये अगर हमारा बैलेंस्ड है या ओपन है तो हम अपना लव और कंपैशन कन्वे कर पाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना, अपनी मतलब ग्रेटिफिकेशन नहीं दे पाते, एक संवाद नहीं कर पाते। जैसे थ्रोट चक्र है वो गड़बड़ है तो हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये स्पिनिंग एनर्जीज हैं और ये अगर सही तरह से इनकी अलाइनमेंट नहीं है, ब्लॉक हो गया, जैसे आपने सुना होगा जैसे कि भाई चक्रास ब्लॉक हो गए या प्रॉपरली फंक्शन नहीं करे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अलाइंड नहीं है हमारी बॉडी और सोल इन, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ है। स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत वाइटल हमारी चीज़ है हमारी बॉडी सर्वाइवल के लिए, तो वो एक तरह से सॉकेट है और हमें स्विच जो है वो प्रॉपरली उसमें, अब आप देखो ना यहाँ स्विच लगा हुआ है तभी लाइट जल रही है, अगर ये स्विच काम नहीं कर रहा होता या बंद होता तो लाइट नहीं जल रही होती। इसी तरह से हमारी बॉडी के ये सॉकेट्स में अगर अलाइनमेंट नहीं होगी प्रॉपर तो कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस और ये सब चीज़ें हमारी रहेंगी। ऐसी हमारा थर्ड आई चक्र है अंजनेय चक्र, अगर ये हमारा ओपन है, प्रॉपरली काम कर रहा है तो हमारा इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, हमारी गट फीलिंग बहुत अच्छी होगी। फिर सहस्त्रधार है क्राउन, क्राउन जिसे हम कहते हैं क्राउन चक्र, ये हमारी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के लिए, जैसे हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारा क्राउन चक्र ओपन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कनेक्ट हो पाएंगे डिवाइन पावर से। तो आपने देखा होगा कि जैसे ब्लॉक हो गए या चक्रा हीलिंग करनी है, ये बहुत वास्ट एक फील्ड है। अगर सिर्फ चक्रा की ही मैं बात करूँ, 7 चक्र है, सातों चक्रों की अलग अलग फंक्शनिंग है, अलग अलग मैल फंक्शनिंग है और रेमेडी इनको ठीक कैसे करना है वो उसके लिए भी अलग अलग साउंड्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, योगा पोस्चर्स हैं, मेडिटेशंस हैं। ये बहुत वास्ट एक फील्ड है, बहुत वास्ट एक टॉपिक है और मुझे लग रहा है कि इसके लिए हमें अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि लोगों को पता लगे कि हम कहाँ हमारी जो बनावट है शरीर की, हमारी बॉडी की, हमारी सोल की, हम अलाइंड हो। जैसे हम गाड़ी को अलाइन कराते हैं तो इसी तरह हमें अपने शरीर को भी अलाइन करना है, अपनी सोल को भी अलाइन करना है। वो मिसअलाइनमेंट से ही हमारे जीवन भर की बीमारियाँ, परेशानियाँ, तो मैं आई रियली वांट पीपल टू नो अबाउट दिस चक्रास की। अगर आप सिर्फ चक्रास भी आपके अलाइन है तो आप बहुत अच्छा जीवन आप निकाल सकते हो, बहुत हेल्दी, साउंड, मेंटली, फिजिकली आप बहुत हेल्दी हो सकते हो, हैप्पी हो सकते हो। तो लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हमें अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा। आई होप आप टाइम निकालेंगे। हम तो निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे। जी मैं ज़रूर निकालूंगी। तो अगला पॉडकास्ट हम चक्रास के ऊपर करेंगे, ये हमारी डील हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। और अगर आपको कोई भी क्वायरीज है ना, कोई भी प्रश्न जिंदगी के रिलेटेड, और अगर कोई भी आप ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी समस्या या कुछ भी ज्योतिष से रिलेटेड या चक्रा के लिए भी कोई प्रश्न होंगे आपके, तो वो आप अभी पूछ सकते हैं ताकि हम अगले पॉडकास्ट में वो प्रश्नों के आपके उत्तर दे सकें। जी। और अगर आपको पर्सनली भी कुछ पूछना है, हम गुरु माँ का नंबर मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप उनसे फ़ोन करके भी पर्सनली पूछ सकते हैं। बाकी धन्यवाद। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय श्री राम।